हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएसएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी रेलवे या कोई भी अदर एग्जाम हो। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि 8वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर एवं द्राविड़ शैलियों में हुआ है। 8वीं से 13वीं सदी के बीच जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो मुख्यतः दो शैलियों में हुआ था। कौन कौन? नागर और द्राविड़ शैली में। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि नागर शैली में निर्मित मंदिरें आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार होते हैं। नागर शैली में निर्मित मंदिरें जो होते क्या होते हैं? आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 13वीं सदी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 13वीं सदी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर कहाँ है, तो मदुरई, चेन्नई में है। तो मदुरई की मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। फिर है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, भारत में बनने वाला पहला मुस्लिम उपासना स्थल है। यानी मुस्लिम का जो पहला उपासना स्थल कौन है भारत में? कुवत उल इस्लाम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने 1229 में से पूर्ण करवाया था। क्या? जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। कुतुब मीनार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण है। 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा जो है मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्थापत्य शैली में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। वह अफगान शैली में निर्मित है। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्थापत्य शैली में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। वह अफगान शैली में बना हुआ है शेरशाह का मकबरा। फिर आइए नीचे चलते हैं यहाँ कि मीनाक्षी मंदिर बहुमंजिला है और इसे विमान कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर क्या है कि बहुमंजिला है और इसे विमान कहा जाता है। नहीं, क्या होता है कि मंदिर जो है एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला है ना, तो अभी ना मंजिला बोलते, उस समय विमान बोला जाता था उसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इस्लामी शैली में हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि पितरादुरा एक यूनानी देवता का नाम है। पितरादुरा एक यूनानी देवता का नाम है। उसका नाम ऑर्फियस था। ऑर्फियस था, उस यूनानी देवता का नाम क्या था? ऑर्फियस था। यानी पितरादुरा का नाम क्या था? ऑर्फियस था। वह सिद्धहस्त वीणादायक था। वह सिद्धहस्त वीणादायक था। फिर शाहजहां ने इनके गीतों को दिल्ली के लाल किला में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाऊ रत्नों से सजा कर रखा था। शाहजहां ने इनके गीतों को, किनके गीतों को? यूनानी देवता जो थे पिथागोरस ऑर्फियस के गीतों को शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाऊ रत्नों से सजा कर रखा था। फिर आइए यहाँ नीचे देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी? तो 3 शैलियाँ मौजूद थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिर बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो महाबोधि मंदिर। तो बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो महाबोधि मंदिर है। फिर नेक्स्ट है कि मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई, याद रखिएगा, बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो वो है मनेर की दरगाह, जो कि 1617 में बना था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा था? तो शाहजहां के काल में जो था मुगल कालीन स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था वो। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण जो है 1638 में करवाया था। फिर ये नीचे चलते हैं, नहीं यहाँ सही गलत है वो भी आप देख लीजिए। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी, गलत। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है, नहीं, उड़ीसा में है, गलत। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि मुगल कालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंचा, नहीं, शाहजहां के काल में पहुंचा, गलत। अभी तुरंत आपने देखा। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन में है, पांचवा नहीं चौथा क्वेश्चन में कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर कब पहुंचा? शाहजहां के काल में। फिर चौथा क्वेश्चन है
यहाँ की शेरशाह का मकबरा सल्तनत काल और मुग़ल काल के वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ये क्या है? 4 का सही है। 5वां क्या है कि बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण बेगुसरा मस्जिद है। ये क्या है? गलत है। फिर आइए नीचे चलते हैं कि मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह में क्या होते हैं कि जो मंदिर के जो मेन भगवान है ना, उनका क्या होता है? प्रतिमा स्थापित होती है गर्भगृह में। फिर नेक्स्ट है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। नागर शैली के प्रमुख उदाहरण है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वो भी नागर शैली के उदाहरण है, और खजुराहो मध्य प्रदेश के जो मंदिर है वो भी नागर शैली का उदाहरण है। फिर मंदिर में द्रविड़ शैली, तो इस शैली के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। ही इसे विमान कहा जाता है। ये हुआ था कि द्रविड़ शैली में क्या मंदिर के यानी गर्भगृह के ऊपर क्या कई सारे मंजिलें बनाए गए थे, उसी मंजिल का बड़ा विमान बोला जाता था। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा गया है। स्तंभों पर क्या हुआ? एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा जाता था। और क्या हुआ था कि मंदिर के गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका हुआ एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती थी। पूरा मंदिर का जो चारों बगल का बाउंड्री था वो ऊंची दीवारों से घिरी होती थी, लेकिन एक मेन गेट होता था जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था और वह भव्य और अलंकृत होता था। मात्र एक ही मेन गेट होता था उसमें, और वह भव्य और अलंकृत होता था, और इस मेन गेट को क्या बोलते थे? गोपुरम कहलाता था ये। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया है कि शाह दौलत के मनेर स्थित मकबरा के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो शाह दौलत के मनेर स्थित मकबरा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन है? तो अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण शेरशाह का मकबरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कला का आरंभिक रूप किस चीज़ के निर्माण में दिखता है? तो मुगल कला का आरंभिक रूप जो है बागों के निर्माण में दिखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चौथा क्वेश्चन की मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण निम्न में से कौन है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। तो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इनमें से कौन है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। फिर भारत में वह कौन सा मंदिर है जो द्राविड़ शैली में ही निर्मित है पर दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है? तो वह है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि निर्मित है द्रविड़ शैली में, लेकिन देखने में लगता है कैसा? नागर शैली में। फिर सही मिलान करें। कुतुब मीनार 1 का क्या हो जाएगा? अंग, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और 1229 में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा 2 का क्या हो जाएगा? घ, यानी 4 बाग। फिर है तीसरा क्वेश्चन है कि ताजमहल 3 का हो जाएगा? शाहजहाँ ने बनवाया था। फिर चौथा है बुलंद दरवाज़ा 4 का क्या हो जाएगा? ख, यानी अर्ध गुंबदकार शैली में बना हुआ है ये। फिर 5वां है शेरशाह का मकबरा 5 का क्या हो जाएगा? ग, यानी ये क्या है? अष्टकोणीय है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी मैं वीडियो अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 to 4 तक का भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।